दोपहर 12 बजे अधिकारियों की मीटिंग समाप्त होने के पश्चात आईजी मोहित अग्रवाल लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आगंतुकों से मिलना शुरू करते हैं। इन्हीं आगंतुकों में अधेड़ उम्र के दो व्यक्ति भी होते हैं जो आईजी साहब से मिलने के लिए आए थे और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उनकी बारी आती है तो वो लोग आईजी साहब के कक्ष में पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। आईजी साहब उनके ऊपर नजर डालते हैं, कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ में क्या समस्या है, किस समस्या से आपका आगमन हुआ है। इस पर वो दोनों व्यक्ति कहते हैं कि सर, हम चकेरी थाने के श्यामनगर मोहल्ले में रहते हैं। हमारे घर के सामने अजय सिंह का आलीशान मकान है। उस मकान में वह खुद तो नहीं रहते, लेकिन उन्होंने मकान किराए पर दे रखा है। मकान की पहली मंजिल पर दो अफसर रहते हैं और भूतल पर जो किराएदार हैं उनकी गतिविधियां बेहद संदिग्ध हैं। उसके घर के आसपास अपरिचित युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता है। हम लोगों को शक है कि वह किरदार अपनी पत्नी के सहयोग से सेक्स रैकेट चलाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कानपुर उत्तर प्रदेश की है। इस कहानी में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इस घटना में कैसे क्या हुआ था, सब कुछ। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की सनसनीखेज जुर्म की सच्ची कहानियां सुनने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। दिनांक 5 जनवरी 2020 को आईजी मोहित अग्रवाल अपने कार्यालय में कानपुर शहर की कानून व्यवस्था पर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। दरअसल नागरिकता कानून को लेकर शहर में धरना प्रदर्शन जारी थे, जिससे शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही थी। इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बुलाया था, ताकि शहर में कोई हिंसक प्रदर्शन न हो सके और अमन चैन पहले की तरह ही कायम रह सके। जब दोपहर 12 बजे मीटिंग समाप्त हो जाता है तो आईजी मोहित अग्रवाल अपनी समस्या समाधान के लिए आए आगंतुकों से मिलना शुरू करते हैं। इन्हीं आगंतुकों में से अधेड़ उम्र के दो व्यक्ति भी होते हैं जो आईजी साहब से मिलने के लिए कहीं से आए थे और वे लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बारी आए और वो लोग आईजी साहब के साथ मिलकर अपनी समस्याएं रखें। जब उनकी बारी आती है तो वो लोग आईजी साहब से मिलते हैं और हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं। आईजी साहब उनको बैठने के लिए बोलते हैं तो वो लोग बताते हैं कि श्रीमान, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमारे घर के सामने ही अजय सिंह नामक का एक आलीशान मकान। उस मकान में वो खुद नहीं रहते, लेकिन पूरा मकान उन्होंने किराए पर दे रखा है। मकान की पहली मंजिल पर दो अफसर रहते हैं, लेकिन भूतल पर जो रेंटर रहते हैं, किराएदार रहते हैं, उनकी गतिविधियां बेहद संदिग्ध है। उनके घर के पास अपरिचित युवकों का आना जाना लगा रहता है। हमें शक है कि वह किरदार अपनी पत्नी के सहयोग से वहां पर कोई बड़ा रैकेट चला रहे हैं। सर, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, इन लोगों के आचार व्यवहार का असर हमारी बहू बेटियों पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। आईजी मोहित अग्रवाल ने आगंतुकों की बात को गौर से सुना और फिर उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस सूचना की जांच कराएंगे। अगर सूचना सही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन सर, हमारा नाम गुप्त रहना चाहिए, वरना वे लोग हमारा जीना दुभर कर देंगे। जाते समय उनमें से एक बोला। आईजी मोहित अग्रवाल को आगंतुकों ने जो जानकारी दी थी वह वाकई चौंकाने वाली थी। एक बार तो उन्हें उनकी खबर पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन इस अविश्वसनीय समझना भी उचित नहीं था। अतः उन्होंने तत्काल एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव को कार्यालय पे बुला लिया। एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव आईजी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने मोहित अग्रवाल से उन्हें आगंतुकों द्वारा दी गई जानकारी की सूचना के बारे में डिस्कस किया और कहा कि अगर सूचना की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने का कष्ट। एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव ने चकेरी थाना प्रभारी रंजीत राय को इस गुप्त सूचना की सत्ता लगाने के लिए निर्देश दिए। तो थाना प्रभारी ने मुखबिरों को लगा दिया और उसी दिन शाम को 5 बजे मुखबिरों ने थाना प्रभारी रंजीत राय को इसके बारे में जो जानकारी दी उसने सूचना की पुष्टि कर। उन्होंने बताया कि श्यामनगर क्षेत्र के रामपुरम में एचएल अफसर का एक मकान है, जिसकी देखरेख उसका बेटा अजय सिंह करता है। इस मकान की पहली मंजिल पर बेला मिलिट्री फोर्स के 2 अफसर रहते हैं। भूतल पर राघवेंद्र शुक्ला अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता है। अनीता ही अपने पति के साथ मिलकर वहां सेक्स रैकेट चलाती है। इस मकान में वह पिछले 1 साल से रह रही है। मुखबिरों से पुख्ता जानकारी मिलने की सूचना थाना प्रभारी ने तत्काल एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव को दे दी। इसके बाद राजेश यादव ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया। 5 जनवरी 2020 को रात 8 बजे थाना प्रभारी रंजीत राय ने सीओ श्वेता सिंह के निर्देश पर अनीता शुक्ला के रामपुरम स्थित मकान पर छापा। मकान के अंदर एक कमरे का दृश्य देखकर थाना प्रभारी वहीं ठिठक गए। कमरे में एक महिला अर्धनग्न अवस्था में बिस्तर पर चित लेटी पड़ी थी। उसके साथ एक युवक काम क्रीड़ा में लीन था। पुलिस पर निगाह पड़ते ही
युवक युवतियों ने दरवाजा से भागने का प्रयास किया, पर दरवाजे पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। दूसरे कमरे में 2 अन्य युवतियां सजी सवरी बैठी थी, शायद वे ग्राहक के आने के इंतजार में थी। महिला दरोगा अर्चना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। इसी समय 3 युवतियों तथा 2 युवकों ने मुख्य दरवाजे की ओर भागने का प्रयास किया, किंतु सीओ श्वेता सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। इस तरह पुलिस छापे में सरगना सहित 6 युवतियां, 2 दलाल तथा 1 ग्राहक पकड़ा गया। मकान की तलाशी ली गई तो वहां से कामवर्धक दवाएं, स्प्रे, कोंडोम तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री के अलावा 4 मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी बरामद हुए थे। पुलिस पकड़े गए युवक युवतियों को थाने चकेरी ले आई। जिस मकान में सेक्स रैकेट चलता था उसका मालिक अजय सिंह था। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे भी थाने बुलवा लिया। अजय सिंह एक अफसर का बेटा था, अतः उसे छोड़ने के लिए थाना प्रभारी के पास रसूदखोरों के फोन आने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर रंजीत राय ने जांच पड़ताल के बाद ही रिहा करने की बात कही। अजय सिंह ने स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि उसने तो उन लोगों को मकान किराए पर दिया था, उसे सेक्स रैकेट की जानकारी नहीं थी। सीओ श्वेता सिंह ने जिस्म फरोशी के आरोप में पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ की तो युवतियों ने अपना नाम अनीता शुक्ला, अंकिता झा, सरिता तिवारी, पूनम नीलम तथा नेहा बताया। इनमें से अनीता शुक्ला सेक्स रैकेट की संचालिका थी। अंकिता तथा सरिता अनीता की सगी छोटी बहनें थी। तीनों बहनें जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त थी। युवकों ने अपने नाम राघवेंद्र शुक्ला, आशुतोष झा तथा सत्यम द्विवेदी बताए। इनमें से राघवेंद्र शुक्ला और आशुतोष झा सगे साढ़ू थे और अपनी अपनी पत्नियों के लिए दलाली करते थे, जबकि लाल कुर्ती कैंट कानपुर का रहने वाला सत्यम द्विवेदी ग्राहक था। चूंकि सेक्स रैकेट के सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, अतः सीओ श्वेता सिंह ने स्वयं वादी बनकर अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 के तहत अनीता शुक्ला, अंकिता झा, सरिता तिवारी, नीलम, पूनम, नेहा, राघवेंद्र शुक्ला, आशुतोष झा तथा सत्यम द्विवेदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इन सबसे पुलिस ने जब पूछताछ की तो देह व्यापार में लिप्त युवतियों ने इस धंधे में आने की अपनी अलग अलग मजूरी बताई। कॉलगर्ल सरगना अनीता उन्नाव जिले के बेहटा गांव की निवासी, उसकी 2 छोटी बहनें और थी जिनका नाम अंकिता तथा सरिता थे। इन 3 बहनों का एक इकलौता भाई भी था जो बचपन में ही रूठकर घर से चला गया था। वह दिल्ली में रहता है और दाईबाड़ा स्थित एक किताब की दुकान में काम करता है। अनीता खूबसूरत थी। उसने अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रखा तो उसके पैर डगमगा गए। उसका मन पढ़ाई में कम और प्यार मोहब्बत में ज्यादा रमने लगा। वह बीघापुर स्थित पार्वती इंटर कॉलेज में 10वीं में पढ़ती थी। कॉलेज आते जाते उसकी मुलाकात उमेश से हुई। उमेश निराला कॉलेज में इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। उमेश और अनीता की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। प्यार परवान चढ़ा तो उनके बीच की सारी दूरियां खत्म। उमेश और अनीता का रिश्ता आम हुआ तो अनीता के पिता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बेटी को समझाया, घर परिवार की इज्जत का वास्ता दिया, लेकिन अनीता की समझ में कुछ नहीं आया। वह तो आसमान में उड़ने लगी थी। उसने उमेश के अलावा और भी कई बॉयफ्रेंड बना लिए जिनके साथ वह घूमती फिरती और मौज मस्ती करती थी। अनीता के बदचलनी का असर उनकी दोनों छोटी बहनों पर भी पड़ने लगा। वे भी उसकी राह पर चल पड़ी। अनीता के कदम बहके तो पिता को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। उन्होंने उसके हाथ पीले करने का स्वयं तो दौड़ धूप शुरू की ही, नाचते रिश्तेदारियों से भी कह दिया कि वह अनीता के लिए कोई लड़का बताए। एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम था राघवेंद्र कुमार शुक्ला। राघवेंद्र के पिता अजय कुमार शुक्ला उन्नाव जिले के अचलगंज कस्बे के रहने वाले थे। उनके 3 बच्चों में राघवेंद्र सबसे बड़ा था। वह पढ़ा लिखा तो था किंतु बेरोजगार था। उसका मन खेती में नहीं लगता था और उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी, सो वह आवारा घूमता रहता था। अनीता के पिता ने राघवेंद्र को देखा तो यह सोचकर उसे पसंद कर लिया कि पढ़ा लिखा है, शरीर से भी स्वस्थ है, नौकरी आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगी। देवनारायण ने राघवेंद्र के पिता अजय कुमार शुक्ला से उसके ब्याह की बातचीत चलाई तो वह राजी हो गए। इसके बाद सन 2010 में अनीता की शादी हो गई राघवेंद्र के साथ। शादी के बाद अनीता ससुराल आई तो सभी ने उसके रूप की तारीफ की। राघवेंद्र भी सुंदर पत्नी पाकर इतरा उठा। सब खुश थे पर अनीता खुश नहीं थी। उसे एक बेरोजगार पति मिला था, दूसरे उसकी स्वच्छंदता पर प्रतिबंध लग गया था, इसलिए वह परेशान रहती थी। घर से बाहर आने जाने को लेकर उसकी तूतू मैमे अपने पति से होती रहती थी और सास ससुर से भी तूतू मैमे होते रहती। अनीता ने जैसे तैसे 3 साल ससुराल में बिताए। इसके बाद वह एक बेटे की माँ भी बनी। उसके बाद अनीता को लेकर घर में कलह होने लगी। दरअसल अनीता ने शादी के पहले अपने प्रेमियों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया था। उनके साथ वह बहाने से उन्नाव तो कभी बदरका घूमने निकल जाती थी। राघवेंद्र तथा उसके परिवार से यह बात अधिक दिनों तक छिपी नहीं रह सकी, क्योंकि दोस्तों इस तरह के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं छिपते हैं। वह समझ गए कि अनीता बदचलन है,
राघवेंद्र ने पत्नी पर अंकुश लगाना चाहा तो वह पति को ही आंखें दिखाने लगी। ज्यादा टोका टोकी की तो थाने जाकर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी, ऐसे कहकर सबको धमका दिया और बताया कि तुम सभी जेल में दिखाई दोगे, इज्जत नीलाम होगी अलग से। धमकी से डरकर राघवेंद्र ने अनीता को उसकी मर्जी और हाल पर छोड़ दिया। अनीता ने अपने पति को तो दबाव में ले लिया, पर ससुराल वालों को नहीं दबा सकी। वह घर में ऐसी औरत को भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जो उनकी इज्जत उछालने में लगी हुई थी। लिहाजा सब मिलकर उसको घर से निकालने के लिए तुल गए। अनीता जानती थी कि अकेली औरत कटी पतंग की तरह होती है, नाम के लिए ही सही, लेकिन पुरुष साथ हो तो वह अनेक मुसीबतों से सुरक्षित रहती है। अपनी इसी सोच के तहत अनीता घर से निकली, पर पति को भी साथ ले गई। अनीता पति के साथ कानपुर आ गई और किदवई नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगी। वहां राघवेंद्र दादा नगर स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। अनीता ने भी नौकरी ढूंढ ली और काम पर जाने लगी। छोटी छोटी उन नौकरियों में वेतन भी मामूली था और मेहनत अधिक था, अतः आमदनी बढ़ाने के लिए अनीता ने किसी दूसरे काम की तलाश शुरू कर दी। इसी तलाश में अनीता एक कॉलगर रैकेट की सरगना से जा टकराई। सरगना ने जॉब दिलाने का झांसा देकर अनीता को अपने जाल में फंसाया और फिर देह व्यापार के धंधे में उतार दिया। अनीता खूबसूरत और जवान थी, उसकी डिमांड अधिक होती थी, अतः वह खूब पैसे कमाने लगी। राघवेंद्र प्राइवेट नौकरी करता रहा और अनीता देह व्यापार के गंदे तालाब की मछली बनी रही। हालांकि राघवेंद्र को पत्नी का धंधा कतई पसंद नहीं था, मगर वह उसे रोक नहीं पाता था। जब भी अनीता से कुछ कहता तो वह उसे डरा धमकाकर चुप रहने को विवश कर देती थी। तब राघवेंद्र खून का घूंट पीकर रह जाता था। अनीता ने जिस्म फरोशी के धंधे के सभी गुर सीख लिए थे, तो उसने अपना अलग रैकेट बना लिया। उसके रैकेट में पेशेवर कॉलगर्स भी थी। इसके अलावा वह अपने स्तर से नई कॉलगर्स भी तैयार करती थी। इसके लिए अनीता गरीब मजदूर व सुंदर लड़कियों को टारगेट करती थी। वह उन्हें रुपया या फिर नौकरी दिलाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाती, फिर देह व्यापार में उतार देती थी। शर्मनाक बात तो यह थी दोस्तों कि अनीता ने अपनी जवान व खूबसूरत सगी बहनों को भी इसमें नहीं छोड़ा और उन्हें भी इस धंधे में उतार दिया। उनके पति ही उनकी दलाली करने लगे। अनीता घर में देह व्यापार करती थी। वह ग्राहक से फुल नाइट के 5 से 10 हजार रुपये लेती थी। जो ग्राहक कॉल गर्ल को बाहर ले जाने चाहते थे उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता था। कॉल गर्ल का सारा खर्चा कस्टमर को ही देना पड़ता था। पुलिस के भय से अनीता किसी एक मकान में लंबे अरसे तक नहीं रहती थी। स्थानीय पुलिसकर्मियों से वह साठगांठ बनाए रखती। 2019 के जनवरी महीने में अनीता ने चकेरी थाने के श्यामनगर क्षेत्र में रामपुरम में एक मकान 15,000 रुपये महीने के किराए पर लिया था। यह मकान अजय सिंह का था। इसी किराए के मकान में अनीता अपना हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का संचालन करने लगी थी। उसने अपना दायरा भी बढ़ा लिया था। वह शहर के बाहर भी कॉल गर्ल्स भेजने लगी थी। अनीता ने शहर के बाहर कॉल गर्ल्स भेजने का 25,000 रुपया तय कर रखा था। वह व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए सभी ग्राहकों को युवतियों की फोटो भेजकर सौदा तय करती थी और ग्राहकों की डिमांड पर दूसरे शहरों से भी कॉल गर्ल्स बुलाती थी। बड़े शहरों के जिस्म फरोशी के दलाल उसके संपर्क में थे। अनीता का पति राघवेंद्र भी अब पत्नी के अनैतिक धंधे में शामिल हो गया था। पैसे का लेन देन वही करने लगा। रामपुर में अनीता का धंधा खूब फल फूल रहा था कि पड़ोसियों की नजर उसके धंधे पर पड़ गई। उन्होंने इसकी जानकारी आईजी मोहित अग्रवाल को दी और उसके सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस छापे में पकड़ी गई अंकिता अनीता की सगी बहन थी। वह अपने पति आशुतोष झा के साथ नौबस्ता थाना क्षेत्र के पशुपति नगर में रहती थी। वहीं पर एक मंदिर में दोनों की मुलाकात हुई जो बाद में प्यार में बदल गई थी। तब अंकिता ने आशुतोष के साथ प्रेम विवाह किया था। आशुतोष मधुबनी बिहार का रहने वाला था। आशुतोष से शादी करने के बाद अंकिता पशुपति नगर में रहने लगी थी। आशुतोष प्राइवेट नौकरी करता था। इस नौकरी से वह न तो अपनी जरूरतें पूरी कर पाता था और न ही अंकिता की ख्वाहिश थे। 2-3-4 साल में ही प्यार का नशा उतर गया था और वे दोनों आर्थिक परेशानी से जूझने लगे। अंकिता सदैव चिंताग्रस्त रहने लगी थी। अंकिता का अपनी बहन अनीता के घर आना जाना लगा रहता था। बहन के ठाट बाट से अंकिता प्रभावित होती थी। वह उसकी एहसानमंद भी थी क्योंकि वह उसकी आर्थिक मदद भी कर देती थी। एक दिन अंकिता ने बातों बातों में उससे कहा, अंकिता दीदी मैं सदैव परेशानी में रहती हूँ। आशुतोष इतना नहीं कमा पाता कि हमारा गुजारा हो सके। दीदी हमें भी कोई काम धंधा बताओ ताकि हमारा भी गुजारा हो सके। अनीता ने अंकिता के चेहरे पर नजरें गड़ा दी, फिर कुछ क्षण देखकर बोली, जो धंधा मैं करती हूँ तू भी शुरू कर दे। कुछ ही दिनों में तेरे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। कौन सा धंधा दीदी? अंकिता ने अचकाकर पूछा। वही जिस्म फरोशी का, अनीता ने बताया। दीदी यह आप क्या कह रही हैं? यह तो बहुत गंदा काम है। क्या आप यही करती हो? हाँ अंकिता, मैं यही धंधा करती हूँ। बता इसमें क्या गलत है? देख ले, इसमें कमाई बहुत है। सोच ले, मन करे तो आ जाना। अंकिता 1 सप्ताह तक पैसों पेश में पड़ी रही। उसके बाद वह राजी हो गई। फिर अनीता ने बहन को देह धंधे में उतार दिया।
आशुतोष झा ने भी प्राइवेट नौकरी छोड़ दी और पत्नी की देह धंधे की दलाली करने लगा। अंकिता सज धज कर बहन के अड्डे पर पहुंच जाती और जिस्म का धंधा करती। आशुतोष पत्नी के लिए ग्राहक तलाश कर लाता। छापे वाले दिन अंकिता पति आशुतोष झा के साथ बहन के घर पहुंची ही थी कि पुलिस का छापा पड़ गया और वह पति के साथ पकड़ी गई। जिस्म फरोशी के अड्डे से पकड़ी गई सरिता फतेहपुर जिले के असोम कस्बे की रहने वाली थी। सरिता अनीता की सबसे छोटी बहन थी। उसका विवाह असोम निवासी बलवीर के साथ हुआ था। बलवीर फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। कपड़े के व्यवसाय में उसे कभी घाटा तो कभी मुनाफा होता था। उसी से वह जैसे तैसे अपनी गृहस्थी चलाता था। सरिता महत्वाकांक्षी थी। वह पति की कमाई से संतुष्ट नहीं थी। सरिता अपनी बहनों के घर आती जाती थी। वह उनके ठाट बाट देखकर मन ही मन कूटती थी। उसने बहनों से कमाई और ठाठ बाट का रहस्य जाना तो उसने भी बहनों का साथ पकड़ लिया और जिस्म फरोशी का धंधा करने लगी। उसने पति बलवीर को भी राजी कर लिया। बलवीर भी पत्नी की देह का दलाली करने लगा। सरिता कुछ ही समय में इस धंधे की खिलाड़ी बन गई। वह असोम तथा फतेहपुर से ग्राहक तथा लड़कियां भी फंसाकर लाने लगी। इसके एवज में अनीता उसे कमीशन भी देती थी। छापे वाले दिन सरिता को ग्राहक के साथ उन्नाव जाना था, लेकिन ग्राहक आने से पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उस दिन उसका पति बलवीर उसके साथ अड्डे पर नहीं आया था, जिससे वह बच गया। पुलिस रेड में पकड़ी गई नेहा फतेहपुर की रहने वाली थी। 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। उसके पिता प्राइवेट नौकरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। नेहा की शादी कल्याणपुर निवासी रमेश के साथ हुई थी। रमेश शराबी था। जो कमाता था वह शराब में ही उड़ा देता था। नेहा विरोध करती तो वह उसे मारपीट करता था। लगभग 3 साल पहले उसने जैसे तैसे पति के साथ बिताए, फिर उसका साथ छोड़कर मायके आ गई थी। पिता उसकी दूसरी शादी रचाकर गृहस्थी बसाना चाहते थे, लेकिन नेहा राजी नहीं हुई। नेहा पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, अतः वह कानपुर आ गई और दादानगर स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगी। लेकिन यह नौकरी उसे ज्यादा समय तक रास नहीं आई। वह पढ़ी लिखी थी, सो दूसरी नौकरी की तलाश में जुट गई। इसी तलाश में उसकी मुलाकात कॉलगर सरगना अनीता शुक्ला से हुई। अनीता ने उसे अच्छी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और उसकी आर्थिक मदद करने लगी। नेहा जवान और खूबसूरत थी। अनीता ने उसका देह सुख का चस्का भी लगा दिया था। इसके बाद अनीता ने उसे देह व्यापार धंधे में उतार दिया। नेहा फैशनेबल थी। वह जींस टॉप पहनती थी। ग्राहक उसे देखते ही पसंद कर लेता था। अनीता नेहा की बुकिंग दिल्ली, आगरा जैसे बड़े शहरों में करती थी और भारी भरकम रकम वसूलती थी। छापे वाले दिन नेहा का सौदा 10,000 रुपये में तय था। ग्राहक कार से उसे लेने आ रहा था, लेकिन इसी बीच पुलिस का छापा पड़ा और वह भी पकड़ी गई। पुलिस छापे में पकड़ी गई पूनम असोम फतेहपुर की रहने वाली थी। उसका पति फतेहपुर खागा रोड पर टेम्पो चलाता था। वह इतना कमा लेता था कि अपनी पत्नी व 2 बच्चों का पालन पोषण हो जाता था। लेकिन एक दिन उसका टेम्पो ट्रक से भिड़ गया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसका साल भर इलाज चला, पर वह चल न सका। उसका एक पैर खराब हो गया। फिर हमेशा के लिए बिस्तर ही उसका साथी बन गया था। पूनम के पास जो जमा पूंजी थी वह सब उसके पति के इलाज में लगा दी गई। वह कर्जदार भी हो गई थी। बच्चों की भूखों मरने की नौबत आ गई। तब उसके घर के बाहर कदम निकलना पड़ा। वह फतेहपुर में एक चूड़ी की दुकान पर काम करने लगी। इसी चूड़ी की दुकान पर पूनम की मुलाकात कॉलगर सरिता से हुई। सरिता ने पूनम को अच्छी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और अपनी बहन अनीता से मिलवाया। अनीता ने पूनम की मजबूरी समझी और फिर प्रलोभन देकर सेक्स रैकेट के धंधे में उतार दिया। पूनम को शुरू में धंधा करने में झिझक हुई, किंतु जब शरीर की भरपूर कीमत मिलने लगी तो वह इस धंधे में रम गई। छापे वाले दिन उसका रात भर का सौदा 5,000 रुपये में तय हुआ था। वह अपने ग्राहक के साथ कमरे में बिस्तर पर थी। तभी पुलिस का छापा पड़ा और वह पकड़ी गई। जिस्म का धंधा करते पकड़ी गई नीलम भी असोम फतेहपुर की रहने वाली थी। उसका पति मानसिक रोगी था। घर में ही पड़ा रहता था। सास ससुर और 3 बच्चों का बोझ उसके कंधे पर था। उसकी मजबूरी का फायदा असोम की रहने वाली सरिता ने उठाया। सरिता ने उसे अपनी बड़ी बहन अनीता के साथ मिलवाया। अनीता ने नीलम को समाज की कड़वी सच्चाई से अवगत कराया और फिर जिस्म बेचने के लिए राजी कर लिया। मजबूरी में नीलम देह का सौदा करने लगी। हालांकि नीलम का पति और सास ससुर यही समझते थे कि नीलम किसी कंपनी में नौकरी करती है और कंपनी के काम से उसे बाहर आना जाना पड़ता था। छापे वाली रात नीलम ग्राहक के इंतजार में थी। तभी पुलिस का छापा पड़ा और वह पकड़ी गई। देह व्यापार के अड्डे पर अयाशी करते रंगे हाथ पकड़ा गया सत्यम द्विवेदी कानपुर नगर के छावनी थाने के लाल कुर्ती मोहल्ले का रहने वाला था। वह कपड़े का व्यापार करता था और अयास प्रवृत्ति का था। एक रंगीन मिजाज दोस्त के माध्यम से वह श्याम नगर क्षेत्र में स्थित अनीता के अड्डे पर पहुंचा था। पूनम नाम की कॉल गर्ल को पसंद कर उसने पूरी रात का सौदा 5,000 रुपये में तय किया था। पूनम के साथ वह कमरे में हम बिस्तर था। तभी पुलिस का छापा पड़ा और वह पकड़ा गया। 6 जनवरी 2020 को थाना चकेरी पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे से पकड़े गए सभी आरोपियों को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को
जिला जेल भेज दिया। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सजग करना है, सचेष्ट करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें।